तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे करेंगे, पहले हम क्वेश्चन बताएंगे। जैसे हो गए, चिकल कालो नृत्य कहाँ मनाया जाता है? ये अपने गोवा में मनाया जाता है। फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम बन सकता है वो बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हो तो आप इसलिए ही तो देख रहे हो कि आगे वाले एग्जाम को आपको बेनिफिट मिल सके। तो इसी बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अदर फैक्ट बताए, जिसमें आप देखोगे इसमें गोवा पूछा गया था। लेकिन अगर इसमें ये पूछ लिया, ये जो चिकल कोलो नृत्य कब मनाया जाता है, तो ये आषाढ़ मास में मनाया जाता है। अगर ये नहीं पूछा, अगर इसमें पूछ लिया कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो वो एक मड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये सा क्वेश्चन भी नहीं पूछा, अगर उसने ये पूछ लिया ये चिकल कोलो नृत्य है ये किस लिए मनाया जाता है, तो ये सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मनाया जाता है। तो ये सी अदर इन्फॉर्मेटिव फैक्ट सब क्वेश्चन में हम बताते रहेंगे। ठीक है, वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। क्यों? क्योंकि इसमें 100% आपको एनालिसिस बताएंगे। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान कृष्ण के सम्मान में पारंपरिक चिकलकोल, जिसे कीचड़ उत्सव कहते हैं, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये अपने गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे कि चिकलकुल्ला गोवा के मार्शल गांव में स्थित देवकी कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, भक्त भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करने के लिए, जैसे कि वो कीचड़ में खेलते थे ना, कीचड़ में खेलते थे, उन सभी परंपराओं को इस उत्सव में मनाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कीचड़ में पारंपरिक खेल खेलते हुए बताया जाता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखोगे ये कब मनाया जाता है? यह उत्सव आषाढ़ मास में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब इसे मड फेस्टिवल भी कहते हैं। मड का मतलब क्या होता है? कीचड़, इसलिए इसे कीचड़ फेस्टिवल भी कहते हैं। ठीक है, यह त्योहार सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन शहर जो हम्पी है, खंडर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये अपने कर्नाटक में स्थित है। इसकी व्याख्या देखोगे, हम्पी कर्नाटक के विजयनगर जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसके इंपोर्टेंट जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो भी आप देखोगे। आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिऔर बुक्का राय ने की थी। ठीक है, हम्पी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। जो नहीं थी 1996, वो जो वेटलैंड एरिया जितनी भी साइड होती है ना यूनेस्को, उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ का जो विट्ठल मंदिर है और पत्थर का रथ मंदिर इसके लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था, एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये अपने कराया गया था नूरजहाँ के लिए कराया गया था। ठीक है, नूरजहाँ ने कराया था इसका। अब क्यों कराया था? इनके पिता थे। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, मुगल साम्राज्य नूरजहाँ ने अपने पिता, जिसे मिर्जा ग्यास बेग कहते हैं, इसका नाम एतमादुल्ला या मिर्जा ग्यास बेग है, लेकिन इसे एतमादुल्ला की उपाधि भी दी गई है, इसलिए एतमादुल्ला कहा जाता है। ठीक है, की स्मृति में आगरा में यह मकबरा बनाया गया था, जिसका निर्माण 1622 से 1628 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखोगे, इसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। किसको? नूरजहाँ को। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, ये जो मकबरा बनाया गया है ये पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है और पहला मुगल स्मारक बना हुआ है। मतलब मुगल काल में पहला संगमरमर से बनने वाला मकबरा कौन सा है? ये अपना है इतमादुल्ला का मकबरा। ठीक है, इसमें जो पित्रे ए दुर्रा कला का प्रारंभिक प्रयोग यहाँ किया गया, जो पित्रे दुर्रा कला का जो प्रयोग किया गया था वो फर्स्ट टाइम इसी मकबरे में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप डेट भी पढ़ लो आप। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई, जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है अभी, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका एक प्रमुख नारा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप याद कर लो। इनका जो प्रमुख नारा है वो है वेदों की और लौटो। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, आर्य समाज में समाज सुधारक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जाति भेद के विरुद्ध कार्य इनको रोकने के लिए किसने काम किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कार्य किया था। और ठीक है, इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट, वो भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो वो भी आप पढ़ लो। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 की है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब जो एम था ना वो क्या था? तो इसका एम था तीव्र औद्योगिकरण था। ठीक है, इसमें आपको पता है कि जो इंडस्ट्री की नींव रखी थी, राउरकेला हो गया, और इसके अलावा अलग अलग जो है ना, राउरकेला, बेली, दुर्गापुर, ये बता रखी है ना, इसकी स्थापना भी हुई थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों जैसे हो गया इस्पात, बिजली और मशीनरी के ऊपर जोर दिया गया था, विकास पर जोर दिया गया था। यह कौन से मॉडल पर आधारित है? ये अपने पीसी महानवोबिस
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखोगे आप तो इस अवधि में भिलाई हो गया, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। भिलाई कहाँ स्थित है? भिला छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से? वो रशिया की सहायता से। दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में स्थित है और ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। और राउरकेला उड़ीसा और जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इस जो ये योजना थी इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर सर्वाधिक मात्रा में जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इंद्र जात्रा उत्सव, जिसमें संबंधित कौन सा है? ये मुकुट जात्रा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मतलब या तो इंद्र जात्रा बोल दो या इसे ही मुकुट जात्रा के नाम, मुकुट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? ये अपने सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे कि इंद्र जात्रा जिसे येन्या सिक्किम में नेवार समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है बनाने का? ये प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, इसमें लखे और महाकली प्याखन जैसे मुखटा नृत्य के रूप में किया जाता है। मतलब इसमें मुखटा कहने की मुखटा है ना अपने माथे पे लगाकर किया जाता है। ये हो गया ना, इसे इंद्र जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। बस याद रख लो आप। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट में देखोगे यह वर्षा या अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है देवता से। इसलिए इंद्र से प्रार्थना क्यों करेंगे? इंद्र किसके देवता है? अपने पानी के देवता है, तो उसको लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। ये समझ में आ गया ना? ये कहाँ होता है? अपने नेपाल के काठमांडू में भी यह त्योहार प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। नेपाल में होता है ना, वहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, इसमें भगवान इंद्र की शोभा यात्रा निकाली जाती है। मतलब जो भगवान इंद्र है, जैसे अपने मैं बताता हूँ, जो अपने लोकल आदमी हो उन्होंने देखा होगा अपने गाँव में वो गाँव मांडे रोटी रखते हैं। अपने कहते हैं गाँव मांडे रोटी है, मतलब गाँव मांडे रोटी का मतलब समझे ना आप? कब बनाया जाता है? इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, ताकि अच्छी अच्छी बारिश हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया तिरुवाथिकली, जिसे केको कट्टली के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये अपने केरल में किया जाता है। इसकी व्याख्या में आप देखोगे तिरुवथिराकली केरल का लोकप्रिय समूह नृत्य है। मतलब ये होता है ये सिंगल नृत्य नहीं है, ये समूह में किया जाने वाला नृत्य है। समझ में गया ना? जिसमें महिलाएं ओणम और तिरुवतिरी पर्व पर करती है, ये दोनों पर्व इन पे करती है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे यह दीपक के चारों ओर किया जाता है। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, इसमें होता है इसमें देखो यहाँ पर दीपक हो गया, इसके चारों ओर घूम घूम के ये डांस किया जाता है। ये हो गया। इसे केकोटिकली के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों में से अगर कोई भी आ जाए तो दोनों का नाम सेम है, ये केरल में ही किया जाता है। समझ में गया ना? ये भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ नाटक कौन सा है? अगर ये भी पूछ लिया होता है यार ना, किकोट्टी कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एक शब्द बताइए जिसमें ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति के पास संपूर्ण सत्ता होती है, उसे क्या कहता है? उसे या तो एक तंत्र या निरंकुशता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? एक ऐसा तंत्र जिसमें सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास केंद्रित होती है। इसका मतलब ये होता है, इसे इंग्लिश में ऑटोक्रेटिस के नाम से होता है। ऑटो मतलब स्वयं होता है और क्रेटिस का मतलब शक्ति। अगर स्वयं के पास सारी शक्ति होती है तो उसे निरंकुशता कहा जाता है, वो अपने हिसाब से कार्य करता है। इसका मतलब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य मृत्यु दर, जो नहीं था मृत्यु दर से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया था सामान्य मृत्यु दर जिसे क्रूड डेथ रेट कहते हैं की गणना प्रति कितने व्यक्तियों पर की जाती है? तो ये हमेशा 1000 व्यक्तियों पर की जाती है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखो असंशोधित मृत्यु दर जिसे CDR कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित वर्ष के दौरान प्रति 1000 वर्षों के मध्य मतलब पुरुषों के मध्य जनसंख्या पर की जाने वाली मौतों की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 1972 की न्याय प्रणाली से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था 1972 की जो न्याय प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में कौन से 2 न्यायालय की स्थापना की जाएगी? इसमें एक तो दीवानी न्यायालय हो गया और दूसरा फौजदारी न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें इंग्लिश में होता है सिविल कोर्ट हो गया, इसका मतलब दीवानी, और एक फौजदारी को होता है क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। ठीक, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखोगे इस प्रणाली को वारेन हास्टिंग ने शुरुआत की थी। ठीक है, बंगाल को जो नहीं था फर्स्ट गवर्नर वो था। ठीक है, फौजदारी अदालत अभी भी एक कागजी और मुफ्ती के अधीन आती है, लेकिन कलेक्टर की देखरेख इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो कहता है एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल भाषा की क्या भूमिका है? इसमें जो इसमें जो कौन सी भाषा इसमें किसके बारे में बताया गया था? इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इसमें बताया गया था भाषाई व सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। जो अपनी भाषा होती है ना एक दूसरे बोलना, और जो अपनी संस्कृति है, जैसे कोई खाना खा रहा मतलब तो कोई दाल बाटी चूरमा खाता है। ठीक है, कोई फास्ट फूड खाता है, तो इसमें एक चाइनीज तो चाउमीन हो गया और उधर आ गया दाल बाटी चूरमा। दोनों की जो उनका लेन देन है ना भाषाओं का, खान पान का, उसके अंतर्गत इस पहल का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके फैक्ट में देखोगे ये योजना 31 अक्टूबर 2015 को
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ावा देना। मैंने बोला था ना, जैसे चाइनीज क्या करते हैं, चाउमीन खाते हैं, और राजस्थान क्या होता है, दाल बाटी खाते हैं। तो इनकी भाषा को आदान प्रदान कि दाल बाटी चाइनीज की तरफ जाना और चाउनीज इधर आना, तो हमारी जो खान पान की दृष्टि उनके पास है, उनकी दृष्टि हमारे पास है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ULIP से पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस और प्लेटफॉर्म है। ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये अपने लॉजिस्टिक डेटा से संबंधित है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखोगे, यह है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का हिस्सा है, NLP का हिस्सा है। ठीक है, इसमें क्या, अब इसमें होता क्या है ये आप देख लो। इसमें क्या होता है, यह सड़क, रेल, बंदरगाह और सीमा शुल्क जैसे विभिन्न मंत्रालयों के डेटा को एक साथ लाकर इज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद करती है। मतलब जैसे मैं बताऊँ, इसका मतलब होता है जैसे कि ये सड़क, रेल, बंदरगाह जितने भी शुल्क होते हैं, जिसको सीमा का जो शुल्क मिलता है ना, जैसे उन्होंने टोल टैक्स का जितना भी शुल्क होता है, उनको इकट्ठा करके मर्ज कर देना, एक बिजनेस में मर्ज करना, जब किसी को जरूरत उसके लिए यूज करने के लिए इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था विश्व आर्थिक स्थिति में संभावना रिपोर्ट। इसे रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, जिसे WESP रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये अपने जारी करता है यूनाइटेड नेशन, इसे संयुक्त राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप दोगे, इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, इसे UN डेसा द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य व रुझान को विश्लेषण करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो इंसुलिन हार्मोन से पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया था मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये अपने अंगनाशय ग्रंथि द्वारा किया जाता है, तो इसे पेनक्रेटिस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप दोगे, इंसुलिन अंगनाशय की लेगरहैंस की द्वीपिकाओं, जिसे आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस के नाम से भी जानता है, कि बीटा कोशिका में इसका स्तरों को जो छूटता है, मतलब वहां से इसका निर्माण होता है, ये समझ लो आप। ठीक है, ये क्या कार्य करता है वो भी आप देख लो। ये शरीर में रक्त शर्करा, जो अपने ग्लूकोज, जो शर्करा की मात्रा होती है ना, जो मीठापन की, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। अगर ये नहीं होता ना, इसी की कमी के कारण ही लोगों को डायबिटीज होता है। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा सूत्र पर बल दिया गया था? इसमें 3 भाषा सूत्र पर बल दिया गया था। ठीक है, इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लो। नीति के अनुसार जहां तक संभव हो, शिक्षा का माध्यम कम से कम शिक्षा 5 तक अधिकतम कक्षा 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। इसका मतलब मैं बताता हूँ, जैसे केरल है, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज केरल है, तो बच्चों को जो 5वीं या 8वीं शिक्षा दो, वो केरल में दो। समझ में गया ना? और राजस्थान में दो, ताकि जो बच्चों का जो माइंड डेवलपमेंट आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि अगर जैसे कोई बच्चा है, उसे एकदम अलग लैंग्वेज दी तो उसको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसका जो मदर की जो लैंग्वेज है उसमें पहले समझाया जाए, उसके बाद उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेशनल ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड पूछा गया। इसमें पूछा गया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था, मुझे पता है ना, वो ग्रीन हाउस को कंट्रोल करना होगा। ये देख लो, इसका मतलब क्या, ग्रीन स्टील और स्वच्छ भारत ऊर्जा का निर्माण करना। स्वच्छ ऊर्जा को मतलब समझ में गया, जो रीजनरेटेड, मतलब जिसको बार बार जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोगे, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पानी की इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। समझ में गया ना, जिसमें नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिससे ना वो चक्र नहीं होता, ऐसे घूमता है, उससे किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन जो होता है ना, कार्बन की जो मात्रा होती है, जो पोल्यूशन को क्रिएट करती है, उसको कम करना और नवीन जिसे रीजनरेट पावरफुल किया जाता है ना, वैसी ऊर्जा का निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया था वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ये ILO द्वारा जारी की जाती है। अब आप पूछोगे ILO की फुल फॉर्म क्या? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखो कि ILO की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब ये जो रिपोर्ट है क्या करती है ये भी देख लो। ये रिपोर्ट दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की कवरेज व निवेश का विवरण देती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सामाजिक जो एक मतलब जो सोशल लाइफ में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है और जितना भी यूज होता है, उसका जो भी बजट बनता है वो इसके द्वारा ILO द्वारा तय किया जाता है, बल बताया जाता है। इसका मतलब ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो AI आधारित
से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था एआई आधारित भाषा संरक्षण से भारत को क्या लाभ है, उसे क्या बेनिफिट मिलता है एआई से। जो भाषा को रखा जाता है ना, ये मतलब जो उससे क्या मतलब उसमें होता है लुप्त प्राय भाषाओं का संरक्षण करना। इसमें मतलब जो इसी लैंग्वेज जो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि पहले राजस्थानी या ऐसी कुछ भाषा थी, तो अभी क्या होता है कि राजस्थान में आप जाके देखोगे जो राजस्थानी भाषा लुप्त होती जा रही है, वहाँ पर इंग्लिश चल रही है। तो जो वो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज वो बंद हो गई, उसका संरक्षण करने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसमें आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उन भाषाओं को डिजिटल आर्काइव जैसे स्पीच टू टेक्स्ट या अनुवाद उपकरण बनाए जा सके जिन्हें बोलने में बहुत कम लोग बचे। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें पूछा गया था प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार। प्रश्न पूछा गया था मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, मतलब 6 आदमियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब हो गया प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लो आप। पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा चलाया जाता था, जो 6 अलग अलग समितियों मंडलों में विभाजित थे, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लो, मेगस्थनी यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा सकता है वो किसके दरबार में आया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो वो होता है ना ये सेल्यूकस निकोटस का जो राजदूत था मेगस्थनीज, उसने किस किताब का निर्माण किया था। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक इंडिका का निर्माण किया था, जिसमें मौर्यकालीन साम्राज्य का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आधुनिक इतिहास से पूछा गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया था फोर्ट विलियम जिसे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। ये अपने 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन खत्म। अब इसकी व्याख्या देख लो। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत की गई थी, लेकिन 1974 में हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये कंप्लीट हो गया। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ब्रिटिश मामलों को इसके द्वारा अदालतों में यूज किया जाता है। ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर में देख लो। सर इलिजा इम्पे इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे इसमें दक्षिण भारत इतिहास चोल राजवंश से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था उरुयेर के चोल शासन जिसे विजयालय में 9वीं शताब्दी के मध्य कावेरी डेल्टे पर किसका कब्जा था। ये अपने मुत्तेराद का था। ठीक है, इसकी व्याख्या में आप देखोगे कावेरी डेल्टा में मुत्तेरार परिवार की सत्ता थी। ठीक है, जो पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। विजयालय ने उन्हें हराकर तंजावुर पर अधिकार कर लिया था और मध्यकालीन चोल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ था विजयालय ने तंजावुर शहर बसाया था। ये हो गया। वहाँ निशभूषित देवी का मंदिर भी बनाया हुआ था। निशंभु सुदीन का मंदिर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे मध्यकालीन इतिहास से, जिसे गढ़कटंका का युद्ध कहते हैं। ठीक है, पूछा गया था 1965 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने किस राज्य पर आक्रमण किया था। ये अपने किया था गढ़कटंगा पे किया था। गढ़कटंगा को ही गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ये देख लो। ठीक है, इसकी व्याख्या में आप देखोगे 1565 में अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना जिसे गढ़कटंगा के नाम से पर हमला किया था। ठीक है, इस राज्य की रक्षा रानी दुर्गावती ने की थी। बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। ठीक है, और अंत में उसे हार गई। मतलब लड़की तो हार ही जाती है जैसे हो गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखो गढ़कटंगा को एक समृद्ध राज्य था, मतलब एक बलवान राज्य था। इसका मतलब ये हो गया जिसमें हाथियों के निर्यात के माध्यम से बुद्ध धन आता था। मतलब निकाल वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे हाथियों, मतलब सर्वाधिक मात्रा में हाथी यहीं पाए जाते थे। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, रानी दुर्गावती ने मुगल की अधीनता स्वीकार करने की बजाय मृत्यु को चुनौती लेना स्वीकार किया था। ठीक है, ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो चली वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्त